सो स्टूडेंट्स, हमने अभी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस किया, जिसके अंदर ब्रेक इवन के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन गिवन हो तो हम उनको इक्वल करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास अगर प्रॉफिट जो है वो अगर हमारा जीरो हो रहा होगा तो दैट विल बिकम अगेन ब्रेक इवन पॉइंट की एक और कैलकुलेशन है कि हम प्रॉफिट फंक्शन को इक्वल्स टू जीरो करें तो वहां पे भी हमें ब्रेक इवन का पता चल जाएगा कि हमारा ब्रेक इवन किस पॉइंट पे डेवलप हो रहा है। और तीसरा पार्ट आपके पास ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने का वो क्या है कि आप ब्रेक इवन कैलकुलेशन के अंदर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट से। ठीक है जी। और ये जो फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं आपका प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट से। ठीक है जी। ये एक तीसरा तरीका है जिससे आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ आपके पास जो एनहांसमेंट आती है वो एनहांसमेंट क्या आती है आपके पास कि अगर हमारे पास कोई अमाउंट ऐसा आ जाए जिसके अंदर हम जो है वो क्या करें, हमें अपने प्रॉफिट को भी जो है यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक हो गई बात ये। यानी यहाँ आपके पास क्या आता है, अब हम एक चीज इसमें ऐड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आपके पास, जैसे अभी हमने लास्ट सवाल में देखा 37,500 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो इससे हमें जो है वो ना ही फायदा होगा और ना ही नुकसान हो जाएगा। तो 37,500 मेरा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, जिसके अंदर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस की सूरत हाल बन जाएगी। अगर मेरे पास कोई इस तरह की कंडीशन आती है जिसमें आपको कोई स्पेसिफिकली वो अमाउंट बताते हैं कि आपने इतना जो है वो प्रॉफिट जो है वो हासिल करना है। ठीक है जी। यानी अगर आपके पास जो है वो फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, आपको प्राइस पर यूनिट भी गिवन है और वेरिएबल पर यूनिट भी गिवन है, और आपको कहा जाए कि आपने जो है वो कैलकुलेट करना है कि कितने यूनिट्स आप सेल करें जिससे आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो अब ये तो बात हो जाएगी क्या कि जब आप ब्रेक इवन से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो ब्रेक इवन का मतलब है तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है। और टारगेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको दे दिया जाता है, ताकि जब हम इसकी बजटिंग करें या हम इसकी फोरकास्टिंग करें तो इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम इसको जो है वो समझ लें, इसको हम कंसीडर कर लें कि हमने इतने यूनिट्स तो बेचने ही हैं जिससे हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और इतनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी जो है वो हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो भी लास्ट हमने फॉर्मूला लिखा था ब्रेक इवन पॉइंट का, वो बिल्कुल वैसे ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, बस इसको हम लिख लेते हैं क्या, विद टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी। यानी उस ब्रेक इवन के फॉर्मूले के अंदर हमने टारगेट प्रॉफिट को ऐड करना है। तो अब जो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा विल बिकम फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय, आपके पास वो सेम रहेगा, प्राइस पर यूनिट माइनस दैट इज वेरिएबल पर यूनिट। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे कि जब आपके पास क्या हो, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट की अमाउंट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप बताइए कि आपने जो है वो कितने जो है वो यूनिट सेल करने में अपनी फिक्स कॉस्ट को और इस टारगेट प्रॉफिट को आप अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, a charitable organization is planning a raffle to raise 10,000। ठीक है जी। 10,000 उसमें जो है वो भी हमें हासिल करने हैं यहाँ पे। 500 chances will be sold on a new car. The car will cost the organization that is 15,000।
how much should each ticket cost if the organization wishes to net a profit of ₹10,000? यानी इसका मतलब यहाँ आपके पास क्या आ रहा है कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 10,000 तो रेस करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो 10,000 उसने रेस करने हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपके पास जो 500 चांसेस हैं कि वो सोल्ड कर दिए जाएंगे न्यू कार के लिए, और द न्यू कार की कॉस्ट जो आपके पास वो कितनी आ रही है, दैट इज 15,000। अब यहाँ आपके पास जो है वो पर यूनिट आपको यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपके पास जो है वो फंक्शन का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा, और फंक्शन डेवलप करने के बाद फिर आपको इस फर्दर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखें, ठीक है, उसके अंदर ही अगर हम इसको एनहांस कर लें, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। अ फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज फॉर $45 per unit, वेरिएबल कॉस्ट इज 33, फिक्स कॉस्ट आपकी 4,50,000 है। हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन? यानी कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो, तो इसको कैलकुलेट कर लिया आपने, दैट इज 37,500, जो हमारा पहला सवाल था, हमने सॉल्व किया। इस सवाल को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और इसमें आपको मैं कहूं कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने यूनिट्स हमारे सेल किए जाएं जिससे हम अपने इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर 50,000 का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लें, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट 33 है, प्रोडक्ट की कॉस्ट 45 है, और 4,50,000 हमारे पास जो है वो इसकी फिक्स कॉस्ट है। और इसके साथ साथ वो कहता है कि भाई हमने इसकी सेलिंग के अंदर 50,000 के प्रॉफिट को भी शामिल करना है, कि हमें देखना है कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं जिससे हमारा जो है वो ये फिक्स कॉस्ट और इसके साथ साथ हमारा वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो भी जो है वो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। तो इसका अगर मैं डेटा लेता हूं तो इसका डेटा मैं कैसे लूंगा, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइस पर यूनिट जो थी वो है 45, ठीक है जी। वेरिएबल पर यूनिट जो है वो है 33, फिक्स कॉस्ट जो थी आपके पास वो है 4,50,000। अब यहाँ आपसे कह रहा है वो कि हमने टारगेट प्रॉफिट रखना है, ठीक है जी। और वो टारगेट प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, वो टारगेट प्रॉफिट हमारे पास होगा 50,000। यानी हम जितने भी यूनिट बेच रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हमने 50,000 का प्रॉफिट तो हासिल करना करना है। तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, यानी ये हो जाएगा आपके पास ब्रेक इवन, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट विद टारगेट प्रॉफिट। तो विद टारगेट प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा कि आपके पास फिक्स कॉस्ट, ठीक है, इसको आप एफ सी के तौर पे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस टारगेट प्रॉफिट दैट इज टीपी लिख सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट। तो अब यहाँ आपके पास क्या सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन विल बिकम फिक्स कॉस्ट 4,50,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट जो आपके पास है वो कितना है 45, और वेरिएबल पर यूनिट विल बिकम 33। तो ये हो जाएगा आपके पास 4,50,000 और 50 विल बिकम 5,00,000 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 5,00,000 divided by 12 will become 41.66, 41,666.67 units।
यानी 41,666 यूनिट्स अगर मैं सोल्ड करता हूं तो इससे मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और साथ साथ मुझे जो है वो 50,000 का प्रॉफिट या गेन, जो भी आप टर्म इस्तेमाल करिए पेपर में, आप वो भी लिख सकते हैं कि हमने जब 41,666 यूनिट्स को सोल्ड किया तो उससे हमने ब्रेक इवन के बजाय हमने वहां पर जो है वो 50,000 का प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर लिया है। ठीक है जी, ये टारगेट प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बेसिकली इसको जो टर्म है, ठीक है जी, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है। ये जो P माइनस वी है, ठीक है जी, ये जो P माइनस वी है इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और ये बहुत कॉमन सी चीज होती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आपने प्रॉफिट डिसाइड करना है, ये जो P माइनस वी है ना, दैट इज कॉल्ड दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा होता है। कोई भी लोग जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को जरूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको जो है वो प्रॉफिट कंसर्न नहीं होता। उनको ये होता है कि वो प्रॉफिट की जगह अपनी कॉस्ट को कंप्लीट करें, भले स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट ना हो। तो उसके बाद कुछ टाइम, 1 महीना 2 महीने गुजरने के बाद फिर वो उसके अंदर अपने टारगेट प्रॉफिट को इंड्यूस करते हैं कि अपनी सेल को इनहेंस करें। और अपनी सेल को इनहेंस करने के बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी सेल को इनहेंस करने के बाद फिर वो उतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स पे जाते हैं जिससे वो अपने टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर रहे हो या कर सकते हो। और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते रहते हैं। तो इसी तरीके से कंपनीज जो होती हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, क्योंकि कंपनी हर बार हर वक्त बैठ के अपना ब्रेक इवन तो नहीं निकालती रहेगी। अगर सिर्फ ब्रेक इवन निकालती रहेगी तो फिर ग्रो कब करेगी। स्टार्टिंग में ब्रेक इवन निकाल लेती है वो, डिफरेंट एंगल से कैलकुलेट करके। उससे पता चल जाता है कि हमारे पास इतने यूनिट्स तो आपको बेचने ही बेचने हैं सर्वाइवल के लिए, यानी जहां प्रॉफिट और लॉस बराबर है। ठीक है, सारी चीजें कवर अप हो जाए। और उसके बाद फिर हम जाते हैं किसके ऊपर, फिर हम जाते हैं अप्रेजल्स के ऊपर। तो फिर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कितना जो है वो प्रॉफिट आता है। तो जितना भी प्रॉफिट आता होगा उसके हिसाब से फिर हम जो है वो क्या करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम जो है वो अपने काम मैनेज करते हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है कि अब हमें कितने कितने यूनिट्स बेचने हैं जिससे हम अपने टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपके पास बिजनेस जिसमें काम कर रहा होगा, उस बिजनेस के अंदर जो है वो इस चीज को जो है वो कैटर कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात ये। तो एक तो तरीका हो गया आपके पास, वो हो गया आपका ब्रेक इवन का, कि जिसमें सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने कितने यूनिट्स बेचने हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस में कोई जो है वो चीज फेस करने की जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद फिर उसके अंदर अगर हम टारगेट प्रॉफिट को इंड्यूस कर देते हैं, तो टारगेट प्रॉफिट उसमें इंड्यूस होने के बाद उससे आपको पता आता है कि हम कितने यूनिट्स बेचेंगे जिससे हम अपनी कॉस्ट के साथ साथ इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को भी अचीव कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं टारगेट प्रॉफिट, ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट विद टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी, तो वो टारगेट प्रॉफिट के थ्रू जो है वो आपने क्या कर लिया, टारगेट प्रॉफिट के थ्रू आपने जो है वो उस चीज को कवर अप करके कर लिया कंप्लीट। ठीक हो गई बात। तो आई होप कि ये आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड जो है वो हम क्वेश्चंस आप ट्राई भी कर सकते हैं और हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है।